जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ प्रिडिक्शन पर। तो दोस्तों, आपने कल का मैच देखा ही, एक और धमाकेदार मैच इस आईपीएल का, एक और नेल बाइटिंग फिनिश, और जो कि एंड ओवर में फिनिश हुआ वो भी एंड बॉल पे। तो कल का मैच एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच था। जैसा कि आपने देखा, राजस्थान और जीटी के बीच में खेला गया। राजस्थान टॉप ऑफ द टेबल चल रही है और वो अभी तक हारी भी नहीं थी एक भी मैच, और जीटी जो कि मतलब पिछला मैच अच्छा उतना रहा नहीं था, फिर कल का मैच उनका जो जीतने के बाद एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस कल के मैच के बारे में, उसके रिव्यू के बारे में कि कल कैसे क्या रहा मैच में। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें मेरी वीडियोस को, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और हम और मेहनत करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल का मैच राजस्थान और जीटी के बीच में खेला गया। राजस्थान बहुत ही अच्छा खेल रही है इस टूर्नामेंट में, 4 में से 4 विन है। तो जैसे कि टॉस होता है और टॉस जीटी ने जीता और जीटी ने फील्डिंग लेने का फैसला किया। तो बैटिंग पर जब क्रीज पर आए यू दोनों ओपनर राजस्थान के ओपनर थे कल यशस्वी जायसवाल और बटलर, जो कि वही ओपनिंग भी करते हैं और दोनों ही धमाकेदार अच्छे बैट्समैन है, एग्रेसिव बैट्समैन है। तो जैसा कि आपको पता है कि वो दोनों बैटिंग पे आए, तो जायसवाल की उतनी फॉर्म अच्छी चल नहीं रही है और बटलर पिछले मैच में शतक करके आए थे, तो उनका एक अच्छा कॉन्फिडेंस था और उनमें भरोसा भी बहुत ज्यादा था। तो जायसवाल, जैसे आपको पता है कि टेस्ट सीरीज में तो उनकी मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, फॉर्म भी अच्छी थी, लेकिन आईपीएल में जब गेम स्विच हुआ तो वो उस तरीके से अभी मतलब वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए। तो कल उन्होंने थोड़ी देर क्रीज पे रुके और कुछ शॉट्स भी अच्छे खेले, तो ये उनके लिए अच्छी बात थी। क्योंकि जब आपकी फॉर्म ना लगी हो और थोड़ी देर आप क्रीज पे रहते हो, थोड़े रन्स करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और वो कॉन्फिडेंस अगली इनिंग के लिए आपको काफी मतलब फायदा देता है। तो 19 बॉलों में उन्होंने 24 रन मारे, 5 चौके मारे, चौके शॉट्स भी अच्छे खेले। फिर ज्यादा एग्रेसिव होने के चक्कर में, पीछे मारने के चक्कर में वो कैच दे बैठे और आउट हो गए। दूसरी तरफ बटलर बटलर का ये था कि कल उतना बढ़िया खेल नहीं पाए, जल्दी सस्ते में निपट गए। 10 बॉल में 8 रन किए उन्होंने। राशिद खान, जैसा कि आपको पता है, राशिद खान उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेग स्पिन अच्छी करते हैं, और बटलर के उनके सामने मतलब रिकॉर्ड उतने खास नहीं है। राशिद खान हावी पड़ जाते हैं उनपे, तो राशिद खान के हाथों वो आउट हो गए। उसके बाद सैमसन आते हैं, और सैमसन का आपको पता है कि सैमसन की जो क्लास है वो बहुत ही अच्छी है। वो बंदा कंसिस्टेंट नहीं लगता, लेकिन वो मतलब मेरे को एज अ प्लेयर और कैप्टनसी वाइज भी वो काफी अच्छा प्लेयर लगता है। कैप्टनसी भी मुझे सही लगती है, लेकिन कुछ टाइम में मतलब या फिर कुछ उसके डिसीजन थोड़े अटपटे से रहते हैं जो टीम को काफी नुकसान दे देते हैं। उसकी बात मैं बाद में करूंगा वीडियो में। तो आप अभी पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं हम सैमसन की। तो सैमसन की बैटिंग काफी अच्छी थी, स्ट्रोक प्ले काफी अच्छे थे। आपको पता है उसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। आपको एक खिलाड़ी याद होंगे अफ्रीका के, हर्षल गिब्स की जो टाइमिंग होती थी बैटिंग में, खड़े खड़े स्टैंड करके ऐसे फ्लिक मार देना, कवर ड्राइव मार देना, तो वो सब मुझे सैमसन की बैटिंग में भी नजर आता है। तो वो काफी अच्छा लगता है जब उसको मैं खेलता हुआ देखता हूँ। और वो बॉल रन्स भी अच्छा खेलता है, स्ट्राइक रोटेट भी करता है, और जब तेज खेलना होता है तो गेम को स्विच भी कर देता है और तेजी से भी खेलता है। उसके साथ रियान पराग आए थे क्रीज पे। तो 2 विकेट गिरने के बाद, जब जैसा कि आपको पता था कि शुरू के पावर प्ले में 6 ओवर में 42-43 रन थे, तो रन भी कोई खास नहीं थे, लेकिन 2 विकेट गिर चुकी थी। तो वही फेस चल रहा था कि अभी थोड़ी देर क्रीज पे रहना है, उसके बाद एंड में देखा जाएगा। तो रियान पराग और सैमसन दोनों ही स्ट्राइक रोटेट करके खेल रहे थे। और सैमसन, आपने नोटिस किया होगा, सैमसन पहले आए थे और रियान पराग काफी बाद में आए थे, चौथे नंबर पे आए थे। लेकिन रियान पराग को बॉल्स ज्यादा मिली और वो मतलब स्ट्राइक पे ज्यादा थे। सैमसन को काफी कम बॉल मिली, लेकिन सैमसन की इनिंग में ये अच्छा था कि कम बॉल ही मिली, लेकिन उन्होंने वो डॉट नहीं खेली। जैसे स्ट्राइक पे आते थे, सिंगल लेके दूसरे एंड पे चले गए या फिर डबल्स किए। बाउंड्री, शुरू में बाउंड्री के लिए नहीं गए, रिस्क इतना लिया नहीं, रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे थे। ये एक अच्छा माइंड सेट था और ये एक अच्छा फैसला भी था, क्योंकि उस टाइम आपको क्रीज पे रहना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ रियान पराग, उन्होंने शुरू में 20 बॉल तक तो रन बॉल खेला, स्ट्राइक रोटेट करके खेला, उतना रिस्क नहीं लिया। उसके बाद जब नूर अहमद आते हैं तो उन पे चार्ज किया और उनको छक्के भी मारे। और इस टाइम रियान पराग का बहुत ही अच्छा सीजन जा रहा है, गोल्डन सीजन जा रहा है उनके लिए। और आपने नोटिस किया होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस सीजन में। जैसे और सीजन में वो खेल रहे थे तो वही बचकानी हरकतें कर रहे थे, ऊपर से फिर नीचे लोअर डाउन भेजा जा रहा था, जब बॉल्स बहुत कम हो जाती थी तो वो उतना अपने आप को दिखा नहीं पा रहे थे। लेकिन हर सीजन उन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी है, और इस साल डोमेस्टिक में भी उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है। तो उसका आप रिजल्ट देख ही रहे हो। जब आप अच्छा खेलने लग जाते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, माइंडसेट काफी स्ट्रांग हो जाता है आपका, और सेल्फ बिलीव जब अच्छा हो आपका अपने ऊपर,
तो यकीन मानो आपकी परफॉर्मेंस निखर के आती है। तो रियान पराग में वो कॉन्फिडेंस शो होता है। पहले वो बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता था, आपने देखा होगा, लेकिन इस टाइम उसका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि शॉट्स भी अच्छे मारते हैं, खड़े खड़े क्लीन हिट जो छक्के जा रहे हैं इस टाइम, तो वो काफी अच्छी बात है राजस्थान के लिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी उस पे, अब वो आज रिजल्ट दे रही है, तो राजस्थान को ये बहुत ही बढ़िया, मतलब उनके लिए काफी अच्छी चीज है ये। तो ये जैसे कि पता है कि रियान पराग उन्होंने 76 रन मारे हैं। और दूसरी तरफ सैमसन सैमसन शुरू में रन बॉल खेल रहे थे, फिर एंड में जब आपको पता है कि तेजी से रन चाहिए थे, तो उन्होंने फिर हिट्स भी लगाई और 68 रन करे उन्होंने। और आप इनिंग के एंड में सैमसन और हेटमायर, जब लास्ट में हेटमायर आए थे 1-2 ओवर के लिए, हेटमायर मुझे मतलब बढ़िया खिलाड़ी लगता है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और वो वेस्ट इंडीज का अच्छा बैट्समैन है। आपने उसकी जो छोटी छोटी इनिंग्स होती है ना राजस्थान के लिए, वो बंदे नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत इंपैक्टफुल इनिंग होती है। जैसे 8 बॉल में 20 रन मार देना, 10-15 बॉल में 30 रन 35 रन की एंड में जो इनिंग खेल देना, वो मतलब आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी कर जाता है। तो ये कोई नोटिस नहीं करता, क्योंकि रन्स देख के कि अरे 20 ही रन तो मारे हैं, 25 ही तो मारे हैं, लेकिन वो 20-25 अगर आप 6-8 बॉलों में मार रहे हो, तो वो आपके स्कोर को भी काफी बूस्ट करता है। और नोटिस करना कि एंड में नया बैट्समैन कोई आ जाए तो ऐसे फिनिश करना इजी नहीं होता, क्योंकि हर कोई थोड़ा 1-2 बॉल तो चाहिए ही टाइम करने के लिए, लेकिन वो आते पहली बॉल से हिट लेने लग जाता है। तो ये राजस्थान के लिए काफी अच्छी बात है कि उनके पास फिनिशिंग के तौर पे एक अच्छा बैट्समैन है, जो कि मतलब खड़ा उतरता भी है। मैंने नोटिस किया कि पिछले कुछ सीजन में हेटमायर मतलब उतना टाइम नहीं मिलता है, एंड में आते हैं, कुछ बॉल्स के लिए आते हैं और अच्छा खेल के जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर है कि आप एंड में किसी पे विश्वास कर सकते हो। फिर जैसा कि बात, अब आपको पता है कि 197 एक अच्छा स्कोर बनाया राजस्थान ने। पहली इनिंग थी, एक अच्छा स्कोर था। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि 180 पार स्कोर है, 180 के प्लस जितने भी रन बनेंगे वो विनिंग टोटल रहेगा राजस्थान के लिए। और आई होप, मेरे को लग रहा है राजस्थान को भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम गुजरात के रन चेस की, कि गुजरात ने कैसे स्टार्ट किया रन चेस। तो अब बात करें हम गुजरात के रन चेस की, तो गुजरात जैसा कि पता है आपको कि वो शुभमन गिल ओपनिंग में आते हैं, और फिर ओपनिंग में जैसे फिक्स नहीं था तो इस बार साई सुदर्शन आए थे। साई सुदर्शन मेरे को तो पर्सनली काफी अच्छे खिलाड़ी लगते हैं, वो आने वाले टाइम का इंडिया का फ्यूचर भी लगता हूँ मुझे, क्योंकि उसकी सॉलिड टेक्निक है। और आपने देखा होगा कि वो उसके जो बैटिंग है, स्ट्रोक प्ले, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, मतलब क्रिकेटिंग शॉट्स है, आलतू फालतू शॉट्स नहीं खेलता वो बंदा, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलता है, ग्राउंड टू ग्राउंड खेलता है, जब हिटिंग की जरूरत होती है वो हिटिंग भी कर लेता है। दूसरी तरफ शुभमन गिल, जो कि कम एज से ही इंटरनेशनल टीम में आ चुके हैं, तो उनकी काफी अच्छी मतलब एक्सपीरियंस भी हो गया है इंटरनेशनल में, और उसका उनकी बैटिंग में भी साफ झलकता है। उनकी भी क्रिकेट बहुत अच्छी है, शॉट्स काफी अच्छे खेलते हैं। तो जैसा कि मुझे यहाँ पर मतलब जीटी की एक मतलब डिसीजन में ये कमी लगी कि मैथ्यू वेड को उन्होंने कल खिला रखा था। तो मैथ्यू वेड को मेरे हिसाब से अगर ओपन कराते और साई सुदर्शन को 1 डाउन, तो वो बहुत काफी अच्छा डिसीजन रहता। क्योंकि अगर मैथ्यू वेड ओपन आते, 2-4 बॉल या 1 ओवर रोक के भी खेलते, और उसके बाद वो अगर हिट करते, तो काफी रन जोड़ जाते और पावर प्ले में उनकी बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती थी। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि कल उनका माइंडसेट था जीटी का कि शुरू में विकेट्स नहीं देनी है, एक अच्छा माइंडसेट था, मान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी कमी लगी कि शुरू में काफी ज्यादा स्लो थे वो लोग, साई सुदर्शन और गिल दोनों ने, मतलब विकेट तो नहीं दी, दोनों एंड पकड़ के खेल रहे थे, लेकिन रन काफी कम थे। आपने देखा होगा 7 ओवर में करीब 50 रन थे, और जबकि आपको 200 के लगभग टारगेट चेस करना है 10 की रन रेट से, और आपकी 8 की भी रन रेट नहीं चल रही है, तो वो उसमें थोड़ी मुझे कमी लगी उस टाइम, क्योंकि काफी थोड़ा स्लो था गेम। फिर उसके बाद साई सुदर्शन की विकेट गिरती है, तो फिर मैथ्यू वेड आ जाते हैं। अब मैथ्यू वेड आपको पता है, जब मैथ्यू वेड आए तो उस टाइम कुलदीप सेन का स्पेल आया था। वो स्पेल की हम स्पेशल बात करेंगे, क्योंकि कुलदीप सेन जो कि वो राजस्थान के ही फाइंड है, मतलब राजस्थानी उन्हें ढूंढ के लाई थी, और एक बहुत ही अच्छी पेस से बॉलिंग करते हैं। जब एक फास्ट बॉलर की पेस अच्छी, जब मतलब लाइन लेंथ अच्छी हो और पेस आपके पास ऑलरेडी हो और आपको विकेट भी मिल रही है, तो उस टाइम बस बॉलर को यूं लगता है कि हर बॉल मुझे ही डालनी है, 4 ओवर हो, मुझे 4 से ज्यादा ओवर भी करा दो तो मैं डाल लूंगा, उस टाइम ये कॉन्फिडेंस रहता है। और वो कॉन्फिडेंस कुलदीप सेन की बॉलिंग में कल नजर आ रहा था। जब बॉल पड़ के निकल रही थी ना, कीपर तक जा रही थी, तो दिख रहा था कि वो कंधा भी काफी अच्छा यूज कर रहे थे, फिर लेंथ बॉल भी काफी अच्छी थी उनकी। मतलब एक ओवरऑल एक बहुत बढ़िया बॉलिंग थी। शुरू के जो 3 ओवर का स्पेल था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और वो कॉन्फिडेंस भी मुझे नजर आ रहा था उनमें। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। मिडल ओवर में जो विकेट भी चाहिए थे उन्होंने विकेट भी दिलाए। अभिनव मनोहर को आते ही बोल्ड मार दिया, चौथे प्लेयर थे अभिनव मनोहर जो चौथे स्थान पे आए थे, तो वो आते ही बोल्ड मार देना भी एक मतलब बहुत बढ़िया था। जीटी बैकफुट पे चली गई थी, 2 विकेट हैंड टू हैंड गिर गई थी।
उसके बाद विजय शंकर आते हैं, तो विजय शंकर आपने देखा होगा कि 10 बॉल में उन्होंने 16 रन मारे, ज्यादा अच्छी इनिंग नहीं खेली, लंबी इनिंग नहीं थी, लेकिन एक एंड से शुभमन गिल अभी भी रुके हुए हैं, विकेट नहीं दे रहे अपनी, और रन बॉल भी खेल रहे, बीच बीच में बाउंड्री भी ले रहे हैं। तो चलो ये एक अच्छी बात थी कि आप एक एंड पे डटे हुए हो, शुरुआती से खेल रहे हो, तो ये एक अच्छी बात है कि आप अपनी विकेट नहीं दे रहे हो। उसके बाद आ जाते हैं राहुल तेवतिया। तेवतिया आपको पता है, जिन्होंने अभी विरासत के अनिल कपूर जैसा लुक बना रखा है, और वो इस टाइम बॉलिंग तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं। तो वो एज अ फिनिशर भी वो जीटी के लिए खेल रहे हैं। 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल से तो हो ही रहा है कि वो जीटी के लिए राहुल तेवतिया एज अ फिनिशर खेल रहे हैं। अब वो फिनिश भी कर रहे हैं गेम को, सबसे बड़ी बात ये है कि उन पर ट्रस्ट किया जा रहा है, तो वो उसका मतलब पे ऑफ भी कर रहे हैं। फिर गिल है, गिल एक तरफ खेल रहे थे, तो गिल फिर चहल के ओवर में आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे संजू सैमसन की कैप्टनसी में भी थोड़ी कमी नजर आई। जब 14वां ओवर आपको अश्विन को दिया और फिर आप 15वां ओवर फिर चहल को दे रहे हो, तो वो फेज ऐसा था कि जहां पर मेरा मानना है कि, और ऊपर से ट्रेंट बोल्ट के 2 ओवर बचे हुए हैं, तो आप स्पिनर को क्यों यूज कर रहे हो, आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस है। तो आपने देखा होगा कि अश्विन में वो कॉन्फिडेंस भी नजर नहीं आ रहा था, वो कैरम बॉल ज्यादा ट्राई कर रहे थे। और मैच में आपने देखा होगा उस 2 ओवर के फेज में अश्विन ने 30 रन दिए, जो कि उनके लिए काफी नुकसान साबित हुआ एंड में। और वो ओवर मेरे हिसाब से वहां पर किसी फास्टर का बनता था। और एक बात मुझे और नहीं समझ आई कि कल ट्रेंट बोल्ट को 2 ओवर देने के बाद एंड के 2 ओवर में दिया ही नहीं, उनसे वो स्पेल खत्म ही नहीं कराया। तो यहाँ पर संजू सैमसन थोड़ा लैग कर गए कैप्टनसी में, थोड़ा पजल हो गए। यहाँ पर मैं समझता था कि वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस अब तो कैप्टनसी में, कल 50वां मैच था एज अ कैप्टन राजस्थान के लिए। तो ये थोड़ी थोड़ी गलतियां मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि गेम अवेयरनेस काफी अच्छी है उनकी, लेकिन फिर भी बोल्ट को ओवर नहीं दिलाया। वहां पर अश्विन ने डाला तो वो उनके नेगेटिव में गया, क्योंकि 30 रन खा लिए। फिर चहल आए, चहल ने चलो गिल को आउट किया, गिल को आउट करने के बाद एक बार फिर से थोड़ा मैच में रोमांच आया। तो गिल के आउट होने के बाद आपको पता है शाहरुख खान आए, शाहरुख खान जो कि पंजाब के लिए एज अ फिनिशर, एज अ हिटर खेल रहे थे, और यहाँ पर भी वही मतलब रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से जरूरत है कि वो मारे। 8 बॉल में 14 रन करे, छक्का भी मारा उन्होंने, फिर वो आउट हो गए। आउट होने के बाद फिर आ जाते हैं आपके राशिद खान। राशिद खान आपको पता है कि वो कितने ही जबरदस्त ऑलराउंडर है, एज अ फिनिशर भी खेल रहे हैं, काफी मतलब दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं जहां पर अच्छा नाम और रुतबा, पैसा सब कुछ कमा रहे हैं सिर्फ अपने खेल के बदौलत। बॉलिंग तो अच्छी कर ही रहे हैं, बॉलिंग में उन्होंने स्पेल भी अच्छा डाला 4 ओवर का। फिर बैटिंग में एक अलग ही बैटिंग की जरूरत थी, जहां पर मतलब कि रन्स ज्यादा थे और आपको कम टाइम में वो रन्स पूरे भी करने थे। फिर तेवतिया और राशिद खान दोनों ने मिलके 10-10 बॉल में 20-20 रन तक ऐसे जोड़े, तो वो एक बहुत अच्छी इनिंग थी। तेवतिया ने बहुत बढ़िया इनिंग खेली, शॉट्स भी अच्छे मारे जब जरूरत थी। फिर आपको पता है मैच के एंड में एक बॉल में 2 रन चाहिए थे, और आवेश खान एज अ फिनिशर बॉलिंग कर रहे हैं। हमने देखा आईपीएल में डेथ ओवर्स में आवेश खान ही मतलब फेंक रहे हैं, और वो अच्छी भी कर भी रहे हैं, उन पे भरोसा रख के 20वां ओवर उन्हें दिया था। लेकिन एक बॉल में 2 रन चाहिए था, और राशिद खान ने जो चौका मारा उससे जीटी जीत गई मैच। तो ये बहुत ही अच्छा मैच था। राजस्थान की कैप्टनसी में कुछ कमी थी, उस वजह से राजस्थान को थोड़ा नुकसान हुआ। तो राजस्थान की ये पहली हार भी थी इस मैच में, और जीटी जीतने के बाद काफी ज्यादा उनका खेमा खुश होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जीटी जो पिछले मतलब शुरू के 10-15 ओवर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी, वो आखिरी के 5 ओवर में गेम बदल के वो मैच जीत गई। तो दोस्तों ये मैच का रिव्यू। दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की, कि पॉइंट्स टेबल में अभी कौन सी टीम कौन से स्थान पे है। आपको पता है हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में थोड़ा बहुत शफल होता रहता है, तो एक बार हम अपडेट देख लेते हैं कि इस टाइम की अपडेट क्या है। तो जैसा कि आपको पता है राजस्थान 5 मैच 4 विन 1 लूज, जो कल का मैच जो लूज हुई है, और 4 वो ऑलरेडी विन थी। केकेआर 4 में से 3 विन है 1 लूज है। लखनऊ सुपर जायंट्स 4 मैच खेली है, 3 विन है 1 लूज है। सीएसके चौथे स्थान पे है, 5 में से 3 मैच जीती है। फिर 5वें पे आ जाते हैं एसआरएच, जो कि 5 में से 3 मैच जीती है। फिर 6ठे पे जीटी है, जो कि 6 में से 3 मैच जीती है। जीटी इस टाइम सबसे ज्यादा मैच खेली है, 6 मैच खेल चुकी है वो। फिर 7वें पे पंजाब आ जाते हैं, तो 5 में से 2 मैच जीती है। फिर 8वें पे एमआई चल रही है, जो 4 में से 1 मैच विन की है। फिर आरसीबी 5 में से 1, और सबसे बॉटम पे चल रही है दिल्ली, जो कि 5 में से 1। तो दोस्तों ये है अपडेट, जिसमें राजस्थान टॉप ऑफ द टेबल है और दिल्ली स्टिल अभी 10वें पे चल रही है। बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में। आज का मैच जैसा कि आपको पता है मुंबई और आरसीबी के बीच में खेला जाएगा। ये आईपीएल का 25वां मैच है, जो कि मुंबई के ग्राउंड पे खेला जाएगा। मुंबई का ग्राउंड जैसा कि आपको पता है कि वहां पर रन्स काफी लगते हैं, वानखेड़े का स्टेडियम है, बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है।
तो जिसमें बॉलर्स को काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन दर्शकों के लिए तो मज़े ही मज़े हैं, वहाँ काफ़ी रन्स बनते हैं। आप आजकल के स्पेक्टेटर के हिसाब से आपको पता ही है कि जहाँ पर रन्स काफ़ी लगे, वहीं पर लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों बात करते हैं आज के मैच के बारे में कि फैंटेसी टीम में कौन से हमारे 11 खिलाड़ी रहेंगे, और देखते हैं कि दोनों टीम में से हम ऐसे कौन सी कॉम्बिनेशन अच्छी बनाए कि हमारे 11 खिलाड़ी बहुत बढ़िया सूटेड रहे टीम में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ईशान किशन है, कार्तिक है, रावत है। तो विकेट कीपर सेक्शन से मैं ईशान किशन को अपनी टीम में लेता हूं, और फिर बैटिंग सेक्शन से आ जाते हैं। तो बैटिंग सेक्शन में आपको पता है कि दोनों टीम बहुत अच्छी है, स्टार खिलाड़ी है दोनों टीम में, तो काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे। तो बैटिंग सेक्शन से मैं विराट कोहली को अपनी टीम में लेता हूँ। फिर सूर्य कुमार का पिछला मैच अच्छा नहीं लगा रहा था, और चोटिल होने के कारण वो पिछले मैच में आए थे, मतलब शुरू के कुछ मैचेस मिस हुए, और पिछला मैच उनका ज़्यादा बढ़िया भी नहीं रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज का मैच उनका सही रहेगा, तो इसलिए मैं उसको अपनी टीम में रखूंगा। फिर रोहित शर्मा एक अच्छी इनिंग खेलते, ताबड़तोड़ इनिंग खेल के जाते शुरू में, तो उनको मैं अपनी टीम में रखूंगा। फिर मिडल ऑर्डर के लिए मैं तिलक वर्मा को। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन से इस टाइम आरसीबी के लिए ग्लेन मैक्सवेल उतना खास कर नहीं पाए हैं, और फॉर्म में भी नहीं चल रहे उतने, और क्रिस ग्रीन है मेरे पास ऑप्शन, हार्दिक पांड्या है, तो मैं मैक्सवेल को अपनी टीम में रखूंगा। और बॉलिंग सेक्शन में एक बार देख लेते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में बुमराह हो गए मेरी टीम में, टोपले हो गए, टोपले अच्छी बॉलिंग, आरसीबी के इकलौते अच्छी बॉलिंग इस टाइम टोपले ही कर रहे हैं, जो शुरू में विकेट्स निकाल देते हैं, तो उनकी बॉलिंग अच्छी रहती है। और मेरे पास ऑप्शन है कोइटजे को मैं अपनी टीम में लूंगा। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से आ जाते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तो मैं क्रिस ग्रीन को अपनी टीम में ले लेता हूं। फिर बॉलिंग सेक्शन में कोइटजे, मैंने बोला था कोइटजे को अपनी टीम में रखा। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं सोच रहा हूं इसमें आरसीबी का अगर कोई बढ़िया सा खिलाड़ी मुझे मिल जाए तो एक अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी, तो मैं दिनेश कार्तिक को रख लेता हूं आज अपनी टीम में। तो दोस्तों ये है मेरी टीम। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बारी है। तो जैसा कि मैं कैप्टन आज अपनी टीम में विराट कोहली को बनाता हूं, और वाइस कैप्टन आज के मैच का मैं सूर्य कुमार यादव को रखता हूं। तो ये है मेरे मतलब टीम फाइनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुंबई के मैंने 6 खिलाड़ी लिए और आरसीबी के मैंने 5 खिलाड़ी लिए। मुंबई विकेट कीपर सेक्शन से मैंने दिनेश कार्तिक और ईशान किशन दोनों को अपनी टीम में रखा है। बैटिंग में आ जाते हैं तो रोहित शर्मा, विराट कोहली को मैंने कैप्टन बनाया है, सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बनाया, और तिलक वर्मा को रखा है। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने मैक्सवेल और ग्रीन दोनों को ही लिया है। दोनों की फॉर्म चल नहीं रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज बैटिंग सरफेस भी रहेगा, तो कुछ ना कुछ जरूर टीम को फायदा करेंगे ये लोग। फिर बॉलिंग सेक्शन से बुमराह, टोपले और कोइटजे, ये है मेरी फाइनल टीम। तो दोस्तों ये है मेरे 11 खिलाड़ी जो फैंटेसी टीम में आज मैंने रखा है। अगर इस टीम में कोई चेंजेस होते हैं तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टॉस के बाद कोई भी अपडेट होगी तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको वो अपडेट शो हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा। अगर पहले बॉलिंग करती है या बैटिंग करती है मुंबई, तो माधवल को हम उस हिसाब से शिफ्ट कर लेंगे, तो वो वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करें मेरे वीडियोस पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।